बच्चों, जीव विज्ञान के अगले एपिसोड में हम वहीं से आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पिछला एपिसोड हमने ख़त्म किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि फंजाई यानी कवक में किस तरह से अलैंगिक जनन और कायिक जनन होता है। इसके साथ साथ अन्य पौधों, चाहे वो शैवाल हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, में भी अलैंगिक जनन होता है। साथ ही साथ कुछ एंजियोस्पर्म के पौधों में भी अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन अधिकतर जड़ों, तनों, कभी कभी पत्तियों द्वारा भी हो जाता है। अलैंगिक जनन में यदि हम तनों की चर्चा करें तो तने कई तरह से भोजन को संचित करके फूल जाते हैं। कुछ तो भूमि के अंदर होते हैं, कुछ भूमि के बाहर, कुछ सर्पिल रूप में पतले तने जो है पृथ्वी पर रेंगते हुए सूर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में जो तने के रूपांतरण हैं, उनमें जो भूमिगत तने हैं उसमें पहला जो तना है वो है प्रकंद। प्रकंद जिसे हम राइजोम कहते हैं, प्रकंद जिसे हम राइजोम कहते हैं। राइजोम के द्वारा भी पौधों में अलैंगिक जनन होता है। ये अदरक, कमल, घनकंद, वाटर लिली आदि पौधों में राइजोम द्वारा, आप लिख सकते हैं जैसे अदरक, वाटर लिली, घनकंद, आदि में प्रकंद के द्वारा कायिक जनन होता है। भूमिगत तनों में जो दूसरा प्रकार है वो है कंद, ट्यूबर। कंद जिसे हम लोग अंग्रेजी में ट्यूबर बोलते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर कुछ पौधों में, जैसे आलू है, इसमें आप देखते हैं कि बीच बीच में आँख जैसी संरचना बनी होती है। इन आँख जैसी संरचनाओं, जिन्हें हम नोड कहते हैं, पर्व कहते हैं, इन पर्वों या नोड्स के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है जब इन्हें हम टुकड़ों में विभाजित करके भूमि के अंदर अर्थात अनुकूल वातावरण देते हैं। इसी प्रकार सलकंद, जैसे प्याज में सी है, सलकंद, कंद, जैसे प्याज, प्याज में ये तने का रूपांतरण होता है और प्याज अपनी जड़ों में, जड़ों के ऊपर जो इसका कंद होता है उसमें सुरक्षित रखता है और सुरक्षित रखकर अनुकूल वातावरण आने पर
ये नए पौधे को जन्म दे देता है। इसी प्रकार भूस्तरीय कंद भी होते हैं, जैसे खट्टी बूटी। खट्टी बूटी में भूस्तरीय ऊपरी भूस्तरीय ऊपरी भूस्तरीय, जिसका उदाहरण है खट्टी बूटी। खट्टी बूटी द्वारा भी नए पौधे का जन्म इसके तने द्वारा होता है। इसी प्रकार भूअस्तरीय में जैसे स्ट्रॉबेरी, चमेली, अरबी आदि में भूअस्तरीय द्वारा चमेली, स्ट्रॉबेरी, चमेली, स्ट्रॉबेरी, अरबी में भूअस्तरीय तने के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बच्चों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कई तरीके से तने के द्वारा अलैंगिक जनन विधि द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। आवृतबीजी पौधों में अधिकतर पौधे लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन इनमें कुछ पौधे अलैंगिक जनन करते हैं, जिसको हमने उदाहरण दिया आपको तने द्वारा और जड़ों द्वारा ये अलैंगिक जनन करते हैं। इसी प्रकार कुछ जीवों में लैंगिक जनन के अलावा अलैंगिक जनन होता है, जैसे अमीबा की हमने चर्चा किया था इसके पहले, हाइड्रा, इनमें भी अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि की जाती है। अलैंगिक जनन द्वारा जंतुओं में वृद्धि। जंतुओं के अलैंगिक जनन की चर्चा हमने किया, जिसमें यदि हाइड्रा, अमीबा आदि को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा नए अमीबा को जन्म दे देता है, और अमीबा के प्रत्येक टुकड़े द्वारा नए अमीबा बनने की ये क्रिया पुनरुद्भवन द्वारा होती है। पुनरुद्भवन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उस जीव के प्रत्येक खंड में केंद्रक पहुंच जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रत्येक खंड द्वारा वह जीव अपनी संख्या बढ़ा लेता है। पुनरुद्भवन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि छिपकलियाँ अपनी पूँछ के टूट जाने के पश्चात भी पुनः पूँछ की वृद्धि हो जाती है और टूटे हुए पूँछ की जगह पर नया पूँछ बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक जनन द्वारा जंतु तथा वनस्पतियाँ अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अगला जो जनन है वह है लैंगिक जनन।
तीसरा लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इस प्रकार के जनन में दो विपरीत लिंग के जीव किंतु समान प्रजाति के आपस में एक दूसरे के समीप पहुँचते हैं और अपने युग्मकों द्वारा उनके संलयन के फलस्वरूप नई संतति को जन्म देते हैं। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें नर और मादा जंतु में निषेचन के पहले दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन, अंग्रेजी में इसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। गैमेटोजेनेसिस। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है युग्मकों के बनने के पश्चात उनका ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण। ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। इन दोनों प्रक्रियाओं के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया होती है। तत्पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के विभाजन के फलस्वरूप, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नए संतति का निर्माण होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन की प्रक्रिया में इसकी विस्तृत प्रक्रिया हम मानव के युग्मक निर्माण में बताएंगे, जो कि आपके चौथे चैप्टर में है। किंतु यहाँ पर हम कुछ अन्य प्रकार के युग्मक जनन की चर्चा करते हैं। अन्य जीवों अर्थात वनस्पति या जंतु के युग्मक जनन की चर्चा करते हैं। कभी कभी कुछ जंतुओं में समान प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे शैवालों में। कुछ शैवालों में समान प्रकार के दो युग्मक आपस में जुड़ करके युग्मनज बनाते हैं। जब समान प्रकार के दो युग्मक आपस में जुड़ करके युग्मनज बनाते हैं तो ऐसे युग्मक को हम सिनगैमी या समयुग्मक कहते हैं, जिसे हम समलैंगिकता भी कह सकते हैं। समान प्रकार के ये युग्मक जिन्हें हम समयुग्मकता कहते हैं, ये शैवालों में पाया जाता है। कुछ शैवालों में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम आगे के जंतुओं में देखें, जंतु की बात ना करें, हम जीव की बात करें, आगे के जीवों में हम देखें तो ये अलग अलग तरह के युग्मक भी बनते हैं। और अलग अलग युग्मक जब बनते हैं तो हम उसे विषम युग्मक कहते हैं। विषम युग्मक ये शैवाल से आगे के जंतुओं
या जीवों, चाहे वो कवक हो, चाहे ब्रायोफाइट हों, चाहे टेरिडोफाइट हों, या फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी पौधों में हम विषम युग्मक देखते हैं। यहाँ तक कि मानव में भी विषम युग्मक दिखाई देता है, होता ही है, किंतु सिर्फ हमें शैवालों में सम युग्मकता दिखाई देती है। दोनों युग्मक, चाहे वो सम युग्मकता हो चाहे विषम युग्मकता हो, उनमें दो युग्मक आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं और समीप आकर के संलयन करते हैं और संलयन करके युग्मनज बनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, आपकी किताब में जो है एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। यहाँ पर ये शैवालों का दो समान प्रकार का युग्मक दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूकस में अलग अलग युग्मक दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जो है यहाँ मानव में दो अलग अलग युग्मक दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से शैवाल में ये सम युग्मक हो गया, फ्यूकस में विषम और मानव में भी विषम युग्मक हो गया। तो इस तरह से ये विषम युग्मक और सम युग्मक आपने समझा। आगे जो लैंगिक जनन है उसका हम आपको कुछ इस प्रकार से वर्णन करने चल रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि युग्मक चाहे जिस भी प्रकार का हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, किंतु उनके संलयन के पश्चात या उनका संलयन लगभग समान प्रकार का होता है। लैंगिक जनन के समय उनकी लैंगिकता समान प्रकार की दिखाई देती है। अगर समान प्रकार की प्रजातियां हैं तो उनसे बनने वाला युग्मनज या युग्मनज से बनने वाली संतान वो अलग अलग हो सकती है। उसका फिनोटाइप कहिए या फिर उसका उसको देखने या उसको पहचानने आदि में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन लैंगिकता की यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया समान होती है, वो भिन्न नहीं होती है। सभी जीवों में अपने जीवन में वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक होती है, परिपक्वता भी एक निश्चित अवस्था तक होती है और परिपक्वता हो जाने तक की अवधि को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। पौधों में इसे हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। तो इस तरह से हम कायिक प्रावस्था और किशोरावस्था को बता सकते हैं कि किसे हम किशोरावस्था कहेंगे और किसे कायिक प्रावस्था कहेंगे। लैंगिक जनन में अगली चीज़ आती है आपकी कुछ प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स के बारे में चर्चा करने की। प्राइमेट से हमारा तात्पर्य होता है मानव या बंदर, कपी आदि से, तथा नॉन प्राइमेट से हमारा तात्पर्य होता है गाय, चूहा, बिल्ली, हिरन, भैंस आदि से, जो विकास क्रम में कपी, मानव या बंदर लगभग समान शाखा से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। इनके जनन काल या फिर इनमें लैंगिक जनन जब प्रारंभ होता है तो उसके लिए एक चक्र चलता है, वो भी मादा प्रजाति में। मादा प्रजाति में जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनके
चक्र को हम मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र को अंग्रेजी में हम लोग ओएस्टस साइकिल कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ओसी कह सकते हैं। इसी प्रकार प्राइमेट्स जंतुओं की मादा के जनन काल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव चक्र, जिसे हम शॉर्ट में मेंस्ट्रुअल से एम और साइकिल से सी, MC बोलते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि नॉन प्राइमेट और प्राइमेट के मादा जनन चक्र को हम किन नामों से जानते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि हम इन्हें किन नामों से जानते हैं। इसके पश्चात जीवों में लैंगिकता को हम लोग समझते हैं। जीवों में लैंगिकता देखिए बच्चों, जीवों में लैंगिकता से हमारा तात्पर्य होता है कि कितने प्रकार के जीव हैं या किसी एक प्रजाति के जीव कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हम 2 प्रकार के जीव देखते हैं। एक वो जो अलग अलग प्रकार के लिंग धारण करते हैं, जिन्हें हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं। इसका जो पहला प्रकार हो गया एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी। दूसरा, कुछ जीव दोनों लिंग एक ही जीव में स्थित होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ जीवों में दोनों लिंग एक ही जीव में पाया जाता है, जिन्हें हम उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। पौधों में हम कई पौधों को देखते हैं कि उभय लिंगाश्रयी होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं मटर का पौधा। मटर के पौधों में दोनों नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही पौधे में पाया जाता है, जबकि अन्य पौधों में या जंतुओं में अलग अलग दोनों अंग पाए जाते हैं। जैसे पपीते में आप देखते हैं कि नर पौधा और मादा पौधा अलग अलग होता है। इसी प्रकार जंतुओं में केंचुआ एक ऐसा जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों लिंग एक ही जंतु में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं इसमें जंतुओं में केंचुआ तथा पौधों में मटर, ये उभय लिंगाश्रयी कहलाता है। जबकि एक लिंगाश्रयी आपका मनुष्य भी है। पपीते का चर्चा हमने किया। पौधों में
मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि जो है ये एक लिंगाश्रयी होते हैं। इसी प्रकार कुछ जीवों में जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा आदि में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगुणित कोशिकाएं और द्विगुणित कोशिकाएं, दो प्रकार के विभाजन जो कि हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से, वैसे तो 4 प्रकार का होता है, किंतु मुख्य रूप से हम कोशिका विभाजन को 2 प्रकार से समझते हैं। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने पहला आपको बताया कि समसूत्री विभाजन, या अगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका। समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इस प्रकार के कोशिका विभाजन के पश्चात द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। द्विगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन में बनती हैं, किंतु दूसरा जो विभाजन है जिसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, दूसरा विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन। जिसे हम लोग अंग्रेजी में मियोसिस डिवीजन कहते हैं। मियोसिस डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या इस विभाजन के पश्चात इस विभाजन के पश्चात कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है।
जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि मोनेरा जगत, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइट आदि में अगुणित पादप पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश जंतु, इसमें मनुष्य भी शामिल है, इसमें द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि युग्मक जनन के पश्चात कुछ में द्विगुणित कोशिकाएं और कुछ में अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगली चीज़ युग्मक स्थानांतरण की चर्चा हम लोग करते हैं। युग्मक स्थानांतरण मतलब गैमीट ट्रांसफ़र। युग्मक स्थानांतरण, अभी तक आपने देखा कि युग्मकों का बनना यानी गैमीट का बनना, गैमीट के बनने के पश्चात, चूँकि गैमीट नर और मादा दोनों जीवों के शरीर में बनते हैं, उनके जनन अंगों में बनते हैं, वहाँ से बनने के पश्चात ये पौधों में अगर आप देखें तो ये पराग कोशों में पराग कण बनते हैं जिसमें गैमीट उपस्थित होते हैं। पराग कोशों से पराग कण निकल करके या तो जल, वायु या फिर जंतु आदि के द्वारा नर पुष्प से मादा पुष्प तक उसके जनन अंगों तक पहुंचते हैं। तो इसमें हम परागण की परिभाषा लिख लेते हैं पहले। परागण, पॉलिनेशन, परागण की परिभाषा इस तरह से हम कर सकते हैं कि नर पुष्प के पराग कण, नर पुष्प के पराग कोश से पराग कण का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। अभी हमने चर्चा किया था कि परागण की क्रिया में वायु, जल तथा जंतु ये तीनों माध्यमों द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ पौधों में जिसमें वायु द्वारा परागण होता है उनमें बहुत अधिक संख्या में पराग कण बनते हैं पराग कोशों में नर पुष्प के, और ये पराग कण
वायु तेज हवा के झोंकों के साथ परागकण वायु में उड़ते उड़ते या वायु के द्वारा उड़ते उड़ते ये मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जल द्वारा परागण होता है। ऐसी क्रिया आपका शैवाल, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट आदि के पौधों में जो कि जल में पाए जाते हैं, उनके ऊपरी सतह पर परागकण तैरते हुए मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और पहुँच करके परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। इसी प्रकार कुछ या आप कह सकते हैं कि अधिकतर जो परागण की क्रिया होती है वो कीटों द्वारा होती है। आपने देखा होगा कि लाल, गुलाबी, सफ़ेद, हरे, नीले जितने भी तरह के फूल पाए जाते हैं प्रकृति में, उनके पास बहुत छोटे छोटे या बड़े कीट घूमते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें हम भौरों के रूप में भी जानते हैं। ये भौरे फूलों के नर पुष्प के पराग कोष पर बैठ कर के अपने पंखुड़ियों, पैरों आदि में परागकणों को लगा लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रकृति की देन है कि ये परागकण उनके पैरों में चिपक जाते हैं। जब ये मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठते हैं तो परागकण गिर जाते हैं और ये परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना, परागण की क्रिया संपन्न होना एक साथ हो जाता है। इसके पश्चात जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है तो परागकण का, जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि परागण की जो क्रिया है वो नर पुष्प के परागकण मादा पुष्प के आप बना सकते हैं ऐसे। ये आपका वर्तिकाग्र है। यह है वर्तिका। स्टाइल, स्टिग्मा, परागकण यहाँ पर आकर गिरता है और परागकण यहाँ पर गिरने के पश्चात इस मादा पुष्प से कुछ पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। पोषक पदार्थ प्राप्त करने के पश्चात इसका अंकुरण होता है और ये पराग नलिका बनाता है। पराग नलिका के द्वारा इस अंडाशय में पहुँच करके अंडाणुओं से जुड़ने का कार्य करता है। जब ये अंडाणुओं से जुड़ने का कार्य कर लेता है, जिसे हम लोग संलयन बोलते हैं, तो संलयन को हम कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई है। जब ये अंडाणु से, ये अंडाणु है आपका, या अंड कह सकते हैं, या इसी को हम लोग डिंब बोलते हैं। इस डिंब से परागकण का जुड़ना संलयन कहलाता है, अर्थात निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस तरह से परागण और निषेचन में अंतर ये होता है कि परागण क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, किंतु निषेचन की क्रिया में परागकण पराग नलिका द्वारा अंडाणु के या अंडाशय के अंडाणु तक पहुंचकर जुड़ने का कार्य करता है।
जैसे ही अंड जुड़ जाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके पश्चात हम लोग अगली चीज़ जो पढ़ेंगे वो है निषेचन का प्रकार। निषेचन की क्रिया सामान्यतः दो प्रकार की होती है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की परिभाषा हमने अभी बताया आपको कि परागकण का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र से उसके अंडाशय में अंड या डिंब से संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। निषेचन की क्रिया सामान्यतः मैंने बताया कि दो प्रकार का होता है। पहला आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन, दूसरा इनर निषेचन फर्टिलाइजेशन और दूसरा है बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनर फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार का निषेचन हम लोग पढ़ते हैं। जो बाह्य निषेचन होता है, इस प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों शरीर से, जीव के शरीर से बाहर आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके युग्मनज बनाते हैं। बाह्य निषेचन में जंतु के शरीर से बाहर नर और मादा युग्मक जुड़कर निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं, जिसके पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज ही किसी जीव के भ्रूण की पहली कोशिका होती है, जिसके समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। जबकि आंतरिक निषेचन में मादा युग्मक मादा के अंडाशय में स्थित होता है तथा नर युग्मक, जिसे पौधों में हम परागकण या पुंकेसर कह सकते हैं, और मादा में स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, ये नर युग्मक
मादा के अंडाशय में पहुंचकर अंडाणुओं से संलयन करता है और संलयन के पश्चात युग्मनज बनता है। और युग्मनज भ्रूण की पहली कोशिका होती है जो नए जीव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरह से शरीर के भीतर आंतरिक निषेचन और शरीर के बाहर बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का उदाहरण मेढकों में मिल सकता है या फिर सर्पों में मिल सकता है या अन्य जंतुओं में भी बाह्य निषेचन पाया जाता है जो कि निम्न कोटि के जंतु हैं। लेकिन आंतरिक निषेचन स्तनधारी वर्ग के अधिकांश जंतुओं में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसी प्रकार अब हम लोग ये समझते हैं कि निषेचन के पश्चात क्या घटना घटती है। ये तो निषेचन हो गया, निषेचन के पहले की घटना हो गई, अब निषेचन के बाद की घटना हो गई। अगली चीज़ है निषेचन के पश्चात प्रक्रिया। जैसा कि आपने अभी सुना कि निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण की पहली कोशिका, जिसे हमने आपको बताया यदि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है और ये दोनों जुड़ करके युग्मनज बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट ही किसी भी जीव के भ्रूण की पहली कोशिका होती है, जिसमें लगातार विभाजन के पश्चात जीव का पूरा शरीर बन जाता है और जीव का पूरा शरीर बन जाने के पश्चात नए संतति का निर्माण हो जाता है। यह होती है वो है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव भ्रूणोद्भव से हमारा तात्पर्य होता है कि भ्रूण का उद्भव यानी भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूण का विकास दोनों युग्मकों के आपस में जुड़ करके दोनों युग्मकों के आपस में जुड़ने के पश्चात जब युग्मनज बनता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं। इस युग्मनज का विकास होता है। विकास के दौरान दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक तो इसमें कोशिका विभाजन होता है। ये एक तरह से एक कोशिका है युग्मनज, और ये भ्रूण की पहली कोशिका कहलाती है। भ्रूण की पहली कोशिका में कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन भी माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका की संख्या बढ़ती है। कोशिका की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ कोशिकाएं अपने ही प्रकार की अन्य कोशिकाएं बनाती हैं। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं और उनके चारों ओर कुछ द्रव इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लोग ऊतक बोलते हैं, और किसी ऊतक के निर्माण
और कोशिका विभाजन के पश्चात नए नए अंगों का निर्माण होता है। नए नए अंगों का निर्माण होने के पश्चात इन सभी अंगों के समूचे तंत्र को हम लोग अंग तंत्र बोलते हैं और अंग तंत्रों के निर्माण के पश्चात नए जीव का निर्माण हो चुका होता है। बच्चों, युग्मनज के बनने की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से होती है। पहली तो ये कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे के रूप में युग्मनज को जन्म देते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि युग्मनज के विकास के पश्चात बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे पक्षी वर्ग के जंतु और सरीसृप वर्ग के जंतु, ये दोनों कौन कौन से? पक्षी और सरीसृप, इन दोनों के द्वारा अंडे को जन्म दिया जाता है और अंडे के बाहर कैल्शियम युक्त कवच का खोल रहता है और इसी खोल के कारण खोल के अंदर जो युग्मनज होता है वो सुरक्षित रहता है और युग्मनज के विकास और विभेदीकरण के पश्चात नए संतान का उद्भव हो जाता है और जब संतान पूरी तरह से बन चुका होता है तब वह कैल्शियम युक्त कवच को तोड़ करके बाहर निकलता है और संतान की उत्पत्ति हो जाती है। किंतु जब बच्चे का जन्म, जैसा कि हमने इसके पहले वाले एपिसोड में बताया था कि दो तरह से, एक तो ओविपेरस, दूसरा विविपेरस। अंडे को जन्म देने वाले जंतुओं को ओविपेरस कहा जाता है तथा बच्चे को जन्म देने वाले जंतुओं को विविपेरस कहा जाता है। तो ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के जंतु ओविपेरस कहलाते हैं, किंतु जो स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं वे विविपेरस कहलाते हैं, क्योंकि अधिकांश स्तनधारी वर्ग के जंतु अपने बच्चे को जन्म देते हैं और अंडे को जन्म नहीं देते हैं। इस तरह से भ्रूण का जो विकास होता है इसे हम लोग भ्रूणोद्भव कहेंगे। किंतु पुष्पी पादपों में पुष्पों से जो भ्रूण का उद्भव होता है वह पुष्प के अंडाशय से फल का विकास होता है तथा अंड से या बीजांड से बीज का विकास होता है। फल तो संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है, किंतु बीजांड से जब बीज का निर्माण होता है तो उसमें भ्रूण सुरक्षित रहता है। बीजांड के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है, यानी कुछ आवरण का निर्माण हो जाता है और अंडाशय के चारों ओर भी भित्ति का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है जिसे हम लोग फल भित्ति कहते हैं। तो इस तरह से भ्रूणोद्भव पुष्पी पादपों में फल और बीज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजांड से ही बीज बनता है जिसमें भ्रूण सुरक्षित रहता है। फल संचित भोज्य पदार्थ के रूप में सुरक्षित होता है। आपके इस चैप्टर में, जो कि पहला चैप्टर जीवों में जनन है, उसमें इतनी चीज़ें एनसीईआरटी के सिलेबस में दी हुई हैं।
इसके अलावा इस चैप्टर के लास्ट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप स्वाध्याय करिए और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में ना आए उसे आप हमारे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं और जिसका उत्तर हम आपको देंगे। इसके साथ ही हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम अगले चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में जनन, इसकी चर्चा हम आपको अपने अगले एपिसोड में करेंगे। इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे।